निश्चित रूप से यहाँ सबसे बड़ा हथियार क्या है, इस विषय पर एक विस्तृत शब्दों की कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाती है और एक गहरे दार्शनिक निष्कर्ष पर पहुंचती है। सबसे बड़ा हथियार, सूर्यपत्थर की गाथा। अध्याय 1, राजा का अंतिम प्रश्न। अवनी साम्राज्य अपनी समृद्धि और ज्ञान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी कनौज स्वर्ण शिखरों वाले मंदिरों, संगमरमरी फव्वारों और व्यस्त बाजारों से सुशोभित थी। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक चिंता की छाया मंडरा रही थी। राजा थेरौन, जिन्होंने 50 वर्षों तक न्याय और विवेक के साथ शासन किया था, अब बूढ़े और कमजोर हो चले थे। उन्हें पता था कि उनके दिन गिने चुने हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनके बाद अवनी का क्या होगा। राजा थेरौन के 3 संभावित उत्तराधिकारी थे जो शक्ति और प्रभाव में एक दूसरे को टक्कर देते थे। पहले थे उनके ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार कायलेन। वे एक महान योद्धा और अवनी की अजेय सेना के सेनापति थे। उनका शरीर फौलाद का बना था और उनकी आंखों में एक बाज जैसी तेजी थी। कायलेन का मानना था कि व्यवस्था और शांति केवल शक्ति के दम पर ही कायम रखी जा सकती है। उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार तलवार और उसके पीछे खड़ी सेना थी। दूसरे थे राज्य के कोषाध्यक्ष सिलास। वे एक चतुर और व्यवहारिक व्यक्ति थे जिनकी उंगलियां हमेशा सल्तनत की तिजोरी की नब्ज पर रहती थीं। सिलास का मानना था कि युद्ध और शांति दोनों ही सोने से खरीदे जा सकते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा हथियार धन था, क्योंकि हर इंसान की एक कीमत होती है और हर वफादारी खरीदी जा सकती है। तीसरी थी राज्य की गुप्तचर प्रमुख लायरा। वह एक रहस्यमयी और तीक्ष्ण बुद्धि की स्त्री थी जिनकी आंखें और कान पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे। वह परछाइयों में रहती थीं और मानती थीं कि एक सही समय पर मिला ज्ञान या रहस्य पूरी लड़ाई का रुख पलट सकता है। उनके लिए सबसे बड़ा हथियार सूचना थी। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें दीवाने खास के खंभों को सुनहरा कर रही थीं, राजा थेरौन ने अपने 3 सलाहकारों और पूरे दरबार को इकट्ठा किया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक राजा का अधिकार था। मेरे प्रियजनों, उन्होंने कहा, मेरा समय अब निकट है। लेकिन मैं अवनी को किसी ऐसे शासक के हाथों में नहीं सौंप सकता जो शक्ति के असली स्वरूप को न समझता हो। इसलिए मैं तुम तीनों के सामने एक चुनौती रखता हूं, एक अंतिम प्रश्न। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम्हारे विचार में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है। उन्होंने आगे कहा, तुम तीनों को एक महीना दिया जाता है। इस अवधि में तुम अपने चुने हुए हथियार की शक्ति का प्रदर्शन करोगे। महीने के अंत में तुम दरबार में अपनी दलीलें पेश करोगे। जो कोई भी मुझे यह विश्वास दिला देगा कि उसका चुना हुआ हथियार ही सर्वश्रेष्ठ है, वही मेरे बाद अवनी के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं थी, यह अवनी के भविष्य का फैसला था। कायलेन की आंखों में जीत की चमक थी, सिलास के होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी और लायरा का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह सतर्क थीं। और उस दरबार में एक और व्यक्ति था जो चुपचाप एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह थी एलारा, राज्य की मुख्य इतिहासकार और अभिलेखागार की संरक्षक। वह एक शांत ज्ञानी महिला थी जिनके जीवन का अधिकांश समय पुरानी पांडुलिपियों और नक्शों के बीच बीता था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह सत्ता की दौड़ में शामिल नहीं थी। लेकिन एलारा जानती थी कि यह सवाल तलवार, सोने या रहस्यों से कहीं ज्यादा गहरा है। और वह यह भी जानती थी कि अवनी पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसका सामना इनमें से कोई भी हथियार नहीं कर सकता। अध्याय 2, भय का प्रदर्शन। चुनौती का पहला महीना।
राजकुमार कायलेन को दिया गया। वह अपनी बात साबित करने के लिए बेचैन थे। उन्होंने फैसला किया कि वह शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से अपनी दलील पेश करेंगे। अवनी के उत्तरी सीमा पर जंगली कबीलों का एक छोटा सा विद्रोह पनप रहा था। वे कर देने से इनकार कर रहे थे और कभी कभी व्यापारिक काफिलों पर हमला कर देते थे। पिछले शासकों ने उनसे बातचीत या छोटे मोटे सैन्य अभियानों से निपटने की कोशिश की थी, लेकिन समस्या हमेशा बनी रहती थी। कायलेन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अपनी 10,000 सैनिकों की सबसे घातक टुकड़ी ली और उत्तर की ओर कूच किया। उन्होंने कूटनीति का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने एक ही रात में विद्रोहियों के मुख्य गांव पर हमला कर दिया। भोर होने तक गांव जल रहा था और विद्रोह का नामो निशान मिटा दिया गया था। कायलेन ने विद्रोहियों के सरदार को पकड़कर कनौज के मुख्य चौराहे पर जंजीरों में जकड़वा दिया ताकि हर कोई सेना की शक्ति का खौफ देख सके। जब वह विजय के साथ राजधानी लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। दरबार में उन्होंने राजा के सामने झुककर कहा, पिताश्री, मैंने आपको दिखाया है कि असली शक्ति क्या है। जहां सालों की बातचीत विफल रही, वहां मेरी तलवार ने एक रात में शांति स्थापित कर दी। मैंने विद्रोह को नहीं, विद्रोह के विचार को कुचल दिया है। अब दशकों तक कोई भी अवनी की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार भय है और भय तलवार की नोक से पैदा होता है। दरबारियों ने कायलेन की प्रशंसा में नारे लगाए। राजा थेरॉन ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में संतुष्टि का भाव नहीं था। तुमने शक्ति का प्रदर्शन किया है, कायलेन, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुमने शांति स्थापित की है या सिर्फ नफरत के बीज बोए हैं? कायलेन ने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने अपनी बात साबित कर दी है। इस पूरे समय एलारा अपने अभिलेखागार में बैठी उत्तरी कबीलों के इतिहास का अध्ययन कर रही थी। उसने पढ़ा कि वे स्वाभिमानी लोग थे जो केवल सम्मान की भाषा समझते थे। उसने अपने नोट्स में लिखा, भय से आज्ञाकारिता तो मिल सकती है, वफादारी नहीं। और जो तलवार के डर से झुकता है वह तलवार उठाने का मौका भी ढूंढता है। अध्याय 3, लालच की शक्ति। अगला महीना कोषाध्यक्ष सिलास का था। वह कायलेन के क्रूर प्रदर्शन से अप्रभावित थे। जंगली ताकत जानवरों के लिए होती है, उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा। सभ्य लोग समस्याओं को और अधिक परिष्कृत तरीकों से हल करते हैं। सिलास ने अपनी नजरें पूर्व की ओर डाली, जहां शक्तिशाली समुद्रगुप्त साम्राज्य के साथ अवनी का एक पुराना सीमा विवाद चल रहा था। एक उपजाऊ नदी घाटी दोनों साम्राज्यों के बीच विवाद का कारण थी। कायलेन जैसे लोग इस समस्या को एक बड़े युद्ध के रूप में देखते थे, जिसमें हजारों जानें जाती। सिलास ने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपने जासूसों के माध्यम से पता लगाया कि समुद्रगुप्त का एक प्रभावशाली मंत्री अमात्य भानुप्रकाश भारी कर्ज में डूबा हुआ है और उसे जुए की लत है। सिलास ने गुप्त रूप से भानुप्रकाश से संपर्क किया। उसने उसे कर्ज चुकाने के लिए सोने की बोरियां और भविष्य में अवनी के साथ व्यापार में विशेष हिस्सेदारी का प्रस्ताव दिया। बदले में उसे बस इतना करना था कि वह समुद्रगुप्त के दरबार में यह तर्क दे कि विवादित घाटी अवनी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है और इसे लेकर युद्ध करना मूर्खता होगी। कुछ हफ्तों के भीतर नतीजा सामने आ गया। अमात्य भानुप्रकाश ने अपनी वाक्पटुता का उपयोग करके समुद्रगुप्त को मना लिया। एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए और विवादित घाटी बिना खून की एक बूंद बहाए अवनी को मिल गई। दरबार में सिलास ने गर्व से संधि पत्र प्रस्तुत किया। महाराज, उन्होंने कहा, जहां राजकुमार कायलेन की सेना एक विनाशकारी युद्ध की तैयारी कर रही थी, वहीं मेरे सोने ने शांतिपूर्वक वह हासिल कर लिया जो हजारों तलवारें नहीं कर सकती थीं। मैंने दुश्मन को नहीं
उसकी इच्छा को खरीदा। हर व्यक्ति की एक कीमत होती है, चाहे वह एक मंत्री हो या एक पूरा साम्राज्य। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार धन है, क्योंकि यह इच्छाओं को नियंत्रित करता है, और जो इच्छाओं को नियंत्रित करता है वह दुनिया को नियंत्रित करता है। दरबार में फिर से वाहवाही हुई। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। राजा थेरॉन सिलास की चतुराई से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने फिर से वही शांत सवाल पूछा, तुमने जमीन तो जीत ली सिलास, लेकिन क्या तुमने एक दोस्त बनाया है या एक भविष्य का दुश्मन जो अपनी बेइज्जती का बदला लेने का इंतजार करेगा? इस बीच एलारा अपने अभिलेखागार में समुद्रगुप्त साम्राज्य के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही थी। उसने पाया कि अमात्य भानुप्रकाश एक देशभक्त था, लेकिन अपने परिवार की जरूरतों के कारण कमजोर पड़ गया था। उसने अपने नोट्स में लिखा, लालच एक शक्तिशाली प्रेरक है, लेकिन यह एक दोधारी तलवार है। जो आज सोने के लिए बिकता है वह कल और अधिक सोने के लिए तुम्हें भी बेच सकता है। सोने से खरीदी गई वफादारी रेत पर बने महल की तरह होती है। अध्याय 4 रहस्य का वार। तीसरा महीना गुप्तचर प्रमुख लायरा का था। वह कायलेन और सिलास दोनों के तरीकों को हे दृष्टि से देखती थी। शोर और दिखावा कमजोरों का काम है, वह सोचती थी, असली शक्ति चुपचाप वार करती है। लायरा को पता चला कि अवनी के भीतर ही एक साजिश पनप रही है। कुछ असंतुष्ट रईस जो राजा की उदार नीतियों से नाखुश थे, पड़ोसी राज्य मगध के साथ मिलकर तख्तापलट की योजना बना रहे थे। वे राजा और उनके उत्तराधिकारियों को रास्ते से हटाकर एक कठपुतली शासक को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। लायरा ने अपनी पूरी ताकत इस साजिश को बेनकाब करने में लगा दी। उसने अपने जासूसों का जाल बिछाया, संदेशों को बीच में पकड़ा और गुप्त बैठकों की जानकारी हासिल की। उसने बल या धन का प्रयोग नहीं किया, उसने केवल सूचना एकत्र की। एक महीने के अंत में जब साजिशकर्ता अपनी अंतिम बैठक कर रहे थे, लायरा के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उसने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अगले दिन दरबार में लायरा ने राजा के सामने एक संदूक पेश किया। जब उसे खोला गया तो उसमें साजिशकर्ताओं के बीच हुए पत्राचार, मगध के राजा के साथ उनके समझौते और उनकी पूरी योजना का विस्तृत विवरण था। महाराज, लायरा ने शांति से कहा, यहाँ आपके दुश्मनों के दिल और दिमाग का नक्शा है। मैं चाहती तो इन सभी को कल रात ही मौत के घाट उतार सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक मरा हुआ दुश्मन कुछ नहीं सिखाता। एक जीवित उजागर दुश्मन आपको बहुत कुछ सिखाता है। उसने आगे कहा, अब आप जानते हैं कि आपके दरबार में कौन वफादार है और कौन नहीं। आप जानते हैं कि मगध की असली मंशा क्या है। इस एक रहस्य ने आपको एक गृहयुद्ध और एक बाहरी आक्रमण दोनों से बचा लिया है। यह तलवार से ज्यादा तेज है क्योंकि यह बिना छुए मारता है। यह सोने से ज्यादा कीमती है क्योंकि यह वह खरीदता है जो बिकाऊ नहीं है, सच्चाई। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान है, क्योंकि जो जानता है वही जीतता है। दरबार में एक खौफनाक शांति छा गई। यह प्रदर्शन सबसे सूक्ष्म और सबसे भयावह था। राजा थेरॉन ने लायरा की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा थी, लेकिन एक डर भी था। तुमने सल्तनत को बचाया है लायरा, उन्होंने कहा, लेकिन वह शक्ति जो लोगों के दिलों के रहस्य जानती है, क्या वह भरोसा पैदा करती है या अविश्वास? एलारा अपने शांत कोने में मानव स्वभाव के बारे में एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। उसने लिखा, ज्ञान शक्ति है, लेकिन जब इसका उपयोग केवल नियंत्रण के लिए किया जाता है तो यह दिलों में संदेह और अलगाव पैदा करता है। यह लोगों को एक दूसरे से जोड़ता नहीं, तोड़ता है। अध्याय 5 असली तूफान, मौन साम्राज्य। 3 महीने बीत चुके थे।
राजा अब किसी भी दिन अपना फैसला सुनाने वाले थे। कायलेन, सिलास और लायरा तीनों को विश्वास था कि उनकी जीत होगी। लेकिन पश्चिम से एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक नया रहस्यमय साम्राज्य, जिसे वोरलाग का मौन साम्राज्य कहा जाता था, तेजी से फैल रहा था। उनकी सेनाएं अजीब थीं। वे लड़ते नहीं थे, वे शहरों को जलाते नहीं थे, वे सोना नहीं लूटते थे। वे बस एक शहर को घेर लेते थे और इंतजार करते थे। उनके एजेंट, जिन्हें राख के कानाफूस कहा जाता था, शहर में घुस जाते थे और एक अजीब सा दर्शन फैलाते थे, निराशावाद, शून्यवाद और अर्थहीनता का दर्शन। वे लोगों के कानों में फुसफुसाते थे, तुम्हारा जीवन क्यों मायने रखता है? तुम्हारे राजा और देवता तुम्हारी परवाह नहीं करते। तुम्हारी मेहनत का क्या फायदा? अंत में सब कुछ धूल में मिल जाना है। लड़ने का क्या मतलब? शांति तो समर्पण में है। यह एक अदृश्य जहर था। कुछ ही हफ्तों में शहर अंदर से टूटने लगते थे। सैनिक अपने हथियार डाल देते थे, कारीगर काम करना बंद कर देते थे और लोग अपने घरों में छिप जाते थे, उम्मीद छोड़कर। शहर बिना एक भी तलवार चले वोरलाग के सामने घुटने टेक देता था। अब यह खतरा अवनी की दहलीज पर था। वोरलाग ने अवनी के एक पश्चिमी सीमावर्ती शहर अजयगढ़ को घेर लिया था। राजा थेरौन ने अपने तीनों सलाहकारों को बुलाया। अब अपनी दलीलें पेश करने का समय नहीं है, उन्होंने कहा। अब अपने हथियारों का उपयोग करने का समय है। जाओ और अजयगढ़ को बचाओ। जो इस अदृश्य दुश्मन को हरा देगा वही अवनी का सच्चा रक्षक होगा। अध्याय 6, विफल हथियार। कायलेन अपनी सेना लेकर अजयगढ़ पहुंचा, लेकिन वह किससे लड़ता? कोई दुश्मन सेना नहीं थी। उसने शहर में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने सैनिक राख के कानाफूस से प्रभावित होने लगे। वे लड़ने के लिए अपना उत्साह खो रहे थे। भय का हथियार एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ बेकार था जो खुद मौत और निराशा का जश्न मनाता था। सिलास ने सोने की बोरियां भेजी। उसने वोरलाग के सेनापतियों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोने को ऐसे देखा जैसे वह पत्थर हो। उनका दर्शन धन और संपत्ति से परे था। उसने शहर के लोगों को पैसे की पेशकश की ताकि वे फिर से लड़ें, लेकिन जिन लोगों ने जीने की इच्छा ही खो दी हो, उनके लिए सोना बेकार था। लालच का हथियार ऐसे दुश्मन के खिलाफ शक्तिहीन था जिसे कुछ नहीं चाहिए था। लायरा ने अपने जासूसों को भेजा। उन्होंने कुछ राख के कानाफूस को पहचान भी लिया और उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन यह समुद्र से कुछ बूंदें निकालने जैसा था। विचार पहले ही फैल चुका था। यह एक वायरस की तरह था। आप वाहक को मार सकते हैं, लेकिन संक्रमण को नहीं रोक सकते। ज्ञान का हथियार एक ऐसे विचार के खिलाफ अपर्याप्त था जो तर्क से नहीं बल्कि भावना से फैलता था। अजयगढ़ गिरने की कगार पर था। अवनी में दहशत फैल गई। तीनों शक्तिशाली उत्तराधिकारी असफल हो चुके थे। उनके सबसे बड़े हथियार बेकार साबित हुए थे। अध्याय 7, इतिहासकार का दांव। उस निराशा की घड़ी में जब राजा और उनके सलाहकार लगभग हार मान चुके थे, एलारा दरबार में आई। वह सदियों में पहली बार अपने अभिलेखागार से बाहर निकली थी। महाराज, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं अजयगढ़ जाना चाहती हूं। दरबार में हर कोई उसे घूर रहा था। कायलेन हंसा। तुम क्या करोगी इतिहासकार? उन्हें पुरानी कहानियां सुनाओगी? हाँ, एलारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं ठीक यही करूंगी। राजा थेरौन ने एलारा की आंखों में एक ऐसी चमक देखी जो उन्होंने किसी और में नहीं देखी थी। यह ज्ञान का अहंकार नहीं था, बल्कि गहरी समझ का विश्वास था। तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने पूछा।
मुझे सेना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, जासूस नहीं चाहिए, एलारा ने कहा। मुझे अवनी के सबसे अच्छे कहानीकार, संगीतकार, कवि और कलाकार चाहिए। और मुझे उन सभी बुजुर्गों की सूची चाहिए जो अवनी के महान युद्धों और गौरवशाली अतीत के साक्षी रहे हैं। यह एक अजीब अनुरोध था, लेकिन राजा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने एलारा को उसकी इच्छानुसार सब कुछ दिया। अध्याय 8 सूर्य पत्थर की कहानी। एलारा और उसकी कलाकारों की सेना अजयगढ़ पहुंची। शहर निराशा में डूबा हुआ था। गलियां वीरान थीं और घरों से रोने की आवाजें आ रही थीं। एलारा ने शहर के मुख्य चौराहे पर एक मंच स्थापित करवाया। उसने लड़ाई नहीं की, उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। आज मैं तुम्हें अवनी की कहानी सुनाऊंगी। उसकी आवाज पूरे चौराहे पर गूंजने लगी। लेकिन यह राजाओं और रानियों की कहानी नहीं है, यह तुम लोगों की कहानी है। यह कहानी शुरू होती है एक पत्थर से, सूर्य पत्थर से। उसने बताया कि कैसे सदियों पहले अवनी के पहले बसने वालों को एक चमकदार पत्थर मिला था जो सूरज की रोशनी को सोख लेता था और रात में चमकता था। वह पत्थर कोई जादुई नहीं था, लेकिन उन लोगों ने उसमें एक प्रतीक देखा, अंधेरे में आशा का प्रतीक। उन्होंने उस पत्थर को अपना दिल बनाया, एलारा कहती रही। उन्होंने फैसला किया कि वे एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो इस सूर्य पत्थर की तरह होगा, जो सबसे बुरे समय में भी उम्मीद की रोशनी देगा। तुम्हारे पूर्वज अजयगढ़ के पहले कारीगर ने उस पत्थर से प्रेरित होकर ऐसे शिल्प बनाए जो दुनिया में कहीं नहीं थे। तुम्हारे पूर्वज अवनी के पहले किसान ने सूखी जमीन को जोतकर ऐसे खेत बनाए जो सोने की तरह चमकते थे। उन्होंने यह सब अपने लिए नहीं किया, उन्होंने यह अपने बच्चों के लिए किया और उनके बच्चों के बच्चों के लिए। उसने उन युद्धों की कहानियां सुनाई जहां साधारण सैनिकों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। उसने उन अकालों की कहानियां सुनाई जहां पड़ोसियों ने अपनी आखिरी रोटी एक दूसरे के साथ बांटी। उसने हर कहानी को अजयगढ़ के लोगों के परिवारों से जोड़ा। तुम्हारे परदादा उस लड़ाई में थे, तुम्हारी परदादी ने उस अकाल में सामुदायिक रसोई चलाई थी। वह उन्हें उनकी पहचान याद दिला रही थी। वह उन्हें बता रही थी कि उनका जीवन अर्थहीन नहीं है, यह एक लंबी गौरवशाली श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दिन ब दिन एलारा और उसके कलाकार कहानियां सुनाते रहे, गीत गाते रहे और उन नायकों के चित्र बनाते रहे जो अजयगढ़ की अपनी गलियों से निकले थे। धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। पहले कुछ, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों। उनकी आंखों में निराशा की जगह जिज्ञासा ने ले ली। राख के कानाफूस ने अपनी फुसफुसाहट जारी रखी, लेकिन अब उनकी आवाजें कमजोर लग रही थीं। तुम्हारा जीवन अर्थहीन है, वे कहते। लेकिन अब लोगों के पास एक जवाब था। नहीं, वे सोचते, मैं उस लोहार का वंशज हूं जिसने पहली तलवार बनाई थी। मैं उस किसान की बेटी हूं जिसने पहली फसल उगाई थी। मेरा जीवन एक कहानी का हिस्सा है। अध्याय 9 आशा का ज्वार। कहानी का चरम तब आया जब एलारा ने घोषणा की कि वे एक नया सूर्य पत्थर बनाएंगे। उसने शहर के हर नागरिक से कहा कि वे अपने घर से एक पत्थर लाएं जो उनके लिए कोई मतलब रखता हो, उनके पूर्वजों के घर का पत्थर, उनके खेत का पत्थर या बस एक साधारण कंकड़ जिसे उनके बच्चे ने उठाया हो। हजारों लोग पत्थर लेकर आए। कारीगरों ने उन सभी पत्थरों को मिलाकर चौराहे के बीच में एक विशाल मोज़ेक बनाया। जब वह पूरा हुआ तो वह सूरज की रोशनी में हजारों अलग अलग रंगों में चमक रहा था। यह उनकी एकता, उनके साझा इतिहास और उनकी सामूहिक आशा का प्रतीक था। उस दिन अजयगढ़ के लोगों ने अपने हथियार फिर से उठा लिए, लेकिन इस बार वे नफरत या डर से नहीं लड़ रहे थे।
वे उस चीज के लिए लड़ रहे थे जिसे वे प्यार करते थे, अपने घर, अपनी कहानी, अपनी पहचान। जब वो लाख के सेनापतियों ने देखा कि अजयगढ़ के लोगों की आंखों में आशा की लौ फिर से जल उठी है, तो वे समझ गए कि वे हार गए हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार निराशा बेकार हो चुका था। उन्होंने चुपचाप घेरा उठाया और अंधेरे में गायब हो गए। अध्याय 10 सबसे बड़ा हथियार। जब अजयगढ़ की जीत की खबर कनौज पहुंची तो पूरा साम्राज्य जश्न में डूब गया। राजा थेरौन ने कायलेन, सिलास और लायरा को अपने पास बुलाया। वे तीनों शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। फिर राजा ने एलारा को बुलाया। वह हमेशा की तरह शांत और विनम्र थी। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, आज हम सबने सीखा है। कायलेन, तुम्हारी तलवार एक शरीर को मार सकती है, लेकिन एक विचार को नहीं। सिलास, तुम्हारा सोना वफादारी खरीद सकता है, लेकिन आशा नहीं। लायरा, तुम्हारा ज्ञान एक साजिश को उजागर कर सकता है, लेकिन एक दिल को प्रेरित नहीं कर सकता। उन्होंने एलारा की ओर रुख किया। और तुमने एलारा, हमें सबसे बड़ा हथियार दिखाया है। यह कोई एक चीज नहीं है, यह एक कहानी है, एक साझा विचार, एक उद्देश्य जो लोगों को एक साथ बांधता है। यह वह विश्वास है कि हमारा जीवन मायने रखता है, कि हम अकेले नहीं हैं, और यह कि हम कुछ बड़ा का हिस्सा हैं। तलवारें टूट सकती हैं, सोना खो सकता है, रहस्य उजागर हो सकते हैं, लेकिन एक शक्तिशाली कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती है। यह दिलों में उम्मीद पैदा करती है, आत्माओं को एकजुट करती है और लोगों को असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। राजा ने अपना मुकुट उतारा। अवनी को एक ऐसे शासक की आवश्यकता नहीं है जो तलवार चलाना जानता हो, या सोना गिनना जानता हो, या रहस्य जानना जानता हो। अवनी को एक ऐसे शासक की आवश्यकता है जो अपनी प्रजा की कहानी को समझता हो और उसे जीवित रख सके। उन्होंने मुकुट किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया। उन्होंने एक नई परिषद का गठन किया जिसमें कायलेन, सिलास, लायरा और एलारा चारों शामिल थे। कायलेन अपनी शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए करेंगे, सिलास अपनी संपत्ति का उपयोग समृद्धि के लिए, लायरा अपने ज्ञान का उपयोग सतर्कता के लिए। लेकिन परिषद का नेतृत्व एलारा को सौंपा गया। वह रानी नहीं कहलाई, उसे एक नया पद दिया गया, अवनी की कहानीकार या राष्ट्र की आत्मा रक्षक। उसका काम यह सुनिश्चित करना था कि अवनी के लोग कभी यह न भूलें कि वे कौन हैं और वे एक साथ क्यों खड़े हैं। इस प्रकार अवनी साम्राज्य ने सीखा कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार न तो फौलाद है, न सोना, और न ही रहस्य। सबसे बड़ा हथियार एक विचार है जिसे एक कहानी के रूप में बुना गया हो, एक ऐसी कहानी जो लोगों को एक पहचान, एक उद्देश्य और सबसे बढ़कर अंधेरे में एक साथ खड़े रहने की आशा देती है। निश्चित रूप से यहाँ बीरबल की चतुराई पर आधारित एक विशब्दों की कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी केवल एक पहेली सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साजिश, मानवीय मनोविज्ञान की समझ और एक राज्य को बचाने के लिए बुद्धि के अद्भुत उपयोग को दर्शाती है। बीरबल की चतुराई, परछाई में छिपी साजिश। अध्याय 1, दीवाने खास की शांत सतह के नीचे का तूफान। आगरा का किला अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था और दीवाने खास में शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने नवरत्नों से घिरे हुए थे। माहौल शांत था, लेकिन यह एक तूफान से पहले की शांति थी। पिछले कुछ हफ्तों से शहंशाह को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई सीमा पर खतरा था या कोई विद्रोह पनप रहा था। यह एक आंतरिक अव्यक्त एहसास था कि सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ ऐसा था जो उनकी पैनी नजरों से भी ओझल था, जैसे पानी की शांत सतह के नीचे कोई खतरनाक लहर पनप रही हो।
उस दिन दरबार में एक मामूली सी घटना घटी जिसने इस बेचैनी को एक ठोस आकार दे दिया। शहंशाह के निजी कक्ष के पास एक पहरेदार को एक कबूतर के पैर में बंधा एक छोटा सा कसकर लपेटा हुआ कागज मिला। यह कोई शाही संदेशवाहक कबूतर नहीं था। उस पर लिखी इबारत अजीब थी, न तो फारसी न ही संस्कृत, बल्कि कुछ अजीब प्रतीकों और अंकों का एक समूह। मुख्य सुरक्षा अधिकारी शमशेर खान ने इसे एक साधारण मजाक या किसी प्रेमी प्रेमिका का गुप्त संदेश मानकर खारिज कर दिया। जहां पनाह उसने झुककर कहा, यह किसी सिरफिरे का काम लगता है, इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरबार के अधिकांश लोग उससे सहमत थे। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे, ने ताना कसा, शायद यह बीरबल के किसी जासूस का संदेश है जो यह भूल गया है कि उसे लिखना कैसे है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी, लेकिन अकबर की आंखें बीरबल पर टिकी थीं, जो उस छोटे से कागज को गहरी एकाग्रता से देख रहे थे। बीरबल के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं और माथे पर चिंता की लकीरें थीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या तुम्हें भी यह एक मजाक लगता है? बीरबल ने सिर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जहां पनाह, मजाक अक्सर सच को छिपाने का सबसे अच्छा पर्दा होता है। ये प्रतीक, ये सिर्फ बेतरतीब निशान नहीं है। यह एक बहुत पुरानी और जटिल कूटलिपि कोड है जिसे अक्षरागणित कहा जाता है। इसका उपयोग सदियों पहले जासूस और विद्रोही समूह करते थे। इसे समझने के लिए गणित और ज्योतिष दोनों का गहरा ज्ञान चाहिए। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। जो चीज एक मजाक लग रही थी, वह अब एक गंभीर मोड़ ले चुकी थी। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, तो इसका क्या मतलब है बीरबल? इसका मतलब यह है आलमपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, कि कोई आपके महल की दीवारों के भीतर, आपकी नाक के नीचे एक ऐसी भाषा में संवाद कर रहा है जिसे वे सोचते हैं कि कोई नहीं समझ सकता। और जो लोग इतनी मेहनत से कुछ छिपाते हैं, वे अक्सर कुछ बहुत खतरनाक छिपा रहे होते हैं। शहंशाह का चेहरा कठोर हो गया। उनकी अंतरात्मा की आवाज सही थी। उन्होंने दरबार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन बीरबल, मुख्य सेनापति मान सिंह और अपने सबसे वफादार अंगरक्षक प्रमुख को रोक लिया। बीरबल, अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की तह तक जाओ, लेकिन यह सब गुप्त रूप से होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि महल में दहशत फैले या साजिशकर्ता सतर्क हो जाए। तुम जो चाहो, जैसे चाहो, जांच कर सकते हो। तुम्हें पूरी छूट है। बीरबल ने सिर झुकाया। हुक्म की तामील होगी जहांपना, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपनी जांच अपने तरीके से करूंगा। मैं शाही जासूसों का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से भी कोई मिला हो। मैं अपनी आंखें और कान खुद बनूंगा। अकबर सहमत हो गए। उस रात जब आगरा का किला चांदनी में नहाया हुआ था, बीरबल अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। उनके सामने वह छोटा सा कागज का टुकड़ा था। वह जानते थे कि यह सिर्फ एक पहेली नहीं है, यह एक धागे का सिरा है जिसे अगर सही ढंग से खींचा गया तो एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। यहीं से बीरबल की चतुराई की असली परीक्षा शुरू हुई। अध्याय 2, परछाइयों में खोज और पहला सुराग। बीरबल ने अपनी जांच शाही तरीकों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर से शुरू की। उन्होंने अगले कुछ दिन एक साधारण नागरिक का भेष धरकर बिताए। कभी वे एक बूढ़े कहानीकार बन जाते, तो कभी एक मसाले बेचने वाले व्यापारी। वे आगरा के बाजारों, सराय और घाटों पर घूमते, लोगों की बातें सुनते और माहौल को समझते।
वह जानते थे कि बड़ी साजिशों की कानाफूसी अक्सर आम लोगों के बीच ही शुरू होती है। उन्होंने उस कूटलिपि को तोड़ने के लिए रातें लगा दी। कई दिनों की मेहनत के बाद वे उस संदेश का एक छोटा सा हिस्सा समझने में कामयाब रहे। उसमें 3 शब्द थे, यमुना, अमावस्या और जहरीला नाग। यह जानकारी अधूरी थी लेकिन खतरनाक थी। यमुना का मतलब किसी घाट पर मिलना हो सकता था। अमावस्या का मतलब था कि अगली मुलाकात अंधेरी रात में होगी। और जहरीला नाग या तो किसी व्यक्ति का सांकेतिक नाम हो सकता था या फिर सचमुच जहर का जिक्र। अब बीरबल को यह पता लगाना था कि इस साजिश में कौन कौन शामिल हो सकता है। उन्होंने उन लोगों की एक सूची बनाई जिन्हें हाल ही में शहंशाह के किसी फैसले से नुकसान हुआ था या जो मन ही मन मुगल सल्तनत से नफरत करते थे। उनकी सूची में सबसे ऊपर नाम था मेवाड़ के एक निर्वासित सामंत ठाकुर उदय सिंह का। अकबर ने कुछ साल पहले उसके विद्रोह को कुचलकर उसकी जागीर छीन ली थी। वह अपनी क्रूरता और धूर्तता के लिए जाना जाता था और कहा जाता था कि वह भेष बदलकर कहीं आसपास ही रह रहा है। दूसरा शक शाही खजाने के प्रमुख कोषाध्यक्ष धनंजय सेठ पर था। सेठ बाहर से बहुत वफादार और मीठा बोलने वाला था, लेकिन बीरबल जानते थे कि वह हद से ज्यादा लालची है। हाल ही में अकबर ने उसके कुछ व्यापारिक एकाधिकारों पर रोक लगा दी थी, जिससे उसे भारी वित्तीय नुकसान हुआ था। तीसरा और सबसे खतरनाक व्यक्ति था जुल्फिकार खान, एक अफगानी भाड़े का सैनिक जिसके परिवार को कई साल पहले एक लड़ाई में मुगलों के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वह एक बेहतरीन लड़ाका था और कहा जाता था कि वह बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों, जो शाही दरबार का हिस्सा नहीं थे, को इन तीनों पर नजर रखने के लिए लगा दिया। एक को भिखारी बनाकर उदय सिंह के कथित ठिकाने के पास भेजा, एक को नौकर बनाकर धनंजय सेठ की हवेली में काम पर लगवाया और एक को सराय का कर्मचारी बनाकर जुल्फिकार खान की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। इस बीच महल में एक और घटना घटी। शहंशाह के भोजन की जांच करने वाले हकीम की अचानक मृत्यु हो गई। आधिकारिक तौर पर कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन बीरबल को इसमें भी साजिश की बू आई। वह हकीम बहुत स्वस्थ था और अपनी जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल ने चुपके से उसके कमरे की तलाशी ली। उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, सिवाय एक छोटी सी चीज के। हकीम की मेज पर एक दुर्लभ विदेशी फूल की एक सूखी पंखुड़ी पड़ी थी। बीरबल ने उसे सावधानी से उठा लिया। यह एक छोटी सी चीज थी, लेकिन बीरबल जानते थे कि शैतान अक्सर छोटी छोटी चीजों में ही छिपा होता है। अध्याय 3 मुल्ला दो प्याजा का जाल में फंसना। साजिशकर्ता जानते थे कि शहंशाह सतर्क हो गए हैं और कोई गुप्त जांच चल रही है। उन्हें एक बलि के बकरे की जरूरत थी, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आरोप मढ़कर वे जांच की दिशा को भटका सकें और खुद के लिए और समय निकाल सकें। और इसके लिए मुल्ला दो प्याजा से बेहतर कौन हो सकता था? वह बीरबल का प्रतिद्वंद्वी था, थोड़ा लालची था और अक्सर बड़बोलेपन में ऐसी बातें कह जाता था जो उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती थी। एक रात जब मुल्ला गहरी नींद में सो रहा था, साजिशकर्ताओं ने चुपके से उसके कमरे में कुछ सबूत रख दिए। उन्होंने उसी अक्षराग्नित कूटलिपि में लिखा एक नकली पत्र रखा, जिसमें शहंशाह के खिलाफ एक आधी अधूरी योजना का जिक्र था। पत्र पर हस्ताक्षर के तौर पर एक ऐसा निशान बनाया गया था जो मुल्ला के हस्ताक्षर से मिलता जुलता था। साथ ही उन्होंने विदेशी सोने की मोहरों से भरी एक छोटी सी थैली भी उसके संदूक में छिपा दी। अगली सुबह शमशेर खान ने एक गुप्त सूचना के आधार पर मुल्ला के कमरे की तलाशी ली कि पत्र और सोने की मोहरें मिली। पूरे महल में हड़कंप मच गया। मुल्ला दो प्याजा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
दरबार में मुल्ला रो रो कर अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था। जहां पनाह, यह एक साजिश है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बीरबल, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूं, दुश्मन नहीं। अधिकांश दरबारी मुल्ला को दोषी मान रहे थे। उसका बड़बोलापन और बीरबल से ईर्ष्या जगजाहिर थी। उन्हें लगा कि शायद उसने सच में सत्ता के लालच में यह कदम उठाया होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, पहली नजर में सबूत मुल्ला के खिलाफ हैं, लेकिन मेरी बुद्धि कहती है कि जो अपराधी इतना चतुर हो कि अक्षरागणित जैसी कूटलिपि का इस्तेमाल करे, वह इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि सबूत अपने ही कमरे में छोड़ दे। यह जाल इतना साफ सुथरा है कि यह नकली लगता है। मुल्ला ने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल को देखा। पहली बार उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी ही उसका एकमात्र सहारा है। बीरबल ने आगे कहा, मुझे मुल्ला से अकेले में बात करने की इजाजत दी जाए। कारागार में बीरबल ने मुल्ला से मुलाकात की। मुल्ला अब भी सिसक रहा था। बीरबल ने उसे शांत किया और कहा, मुल्ला, मुझे पता है कि तुम बेवकूफ हो सकते हो, लेकिन देशद्रोही नहीं। अब ध्यान से सोचो, पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ भी अजीब हुआ? क्या तुमने किसी को किसी अजीब जगह पर देखा? कोई छोटी सी भी बात जो तुम्हें असामान्य लगी हो? मुल्ला ने रोते हुए सोचा और फिर अचानक कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मैं रात में यमुना किनारे टहल रहा था। मैंने कोषाध्यक्ष धनंजय सेठ को एक नाव से उतरते देखा। उनके साथ एक लंबा, डरावना दिखने वाला आदमी था जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा घाव का निशान था। वे दोनों बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। मुझे देखकर सेठ घबरा गए और बहाना बनाया कि वह नाव की लकड़ी की जांच करने आए थे। बीरबल की आंखें चमक उठीं। घाव के निशान वाला लंबा आदमी, यह विवर्ण जुल्फिकार खान से मिलता था और उसका धनंजय सेठ के साथ होना। अब कड़ियां जुड़ने लगी थीं। साजिशकर्ताओं ने मुल्ला को फंसाकर एक बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने बीरबल को एक गवाह दे दिया था। अध्याय 4, भेष बदलकर दुश्मन के गढ़ में। बीरबल समझ गए कि अब उन्हें सीधे दुश्मन के खेमे में घुसना होगा। उन्हें धनंजय सेठ का मुंह खुलवाना था, लेकिन सेठ बहुत चालाक था। उससे सीधे सीधे कुछ भी उगलवाना नामुमकिन था। बीरबल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया, भेष बदलने की कला। उन्होंने एक ईरानी जवाहरात के व्यापारी अगा रेजा का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, आंखों में सुरमा लगाया और फारसी लहजे में हिंदी बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने साथ कुछ असली कीमती रत्न भी रखे ताकि उनका भेष सच्चा लगे। अगा रेजा के रूप में बीरबल आगरा के सबसे अमीर व्यापारियों के बीच उठने बैठने लगे। उन्होंने अपनी उदारता और रत्नों के ज्ञान से जल्द ही एक अच्छी प्रतिष्ठा बना ली। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। यह खबर धनंजय सेठ तक भी पहुंची, जिसकी रत्नों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन बीरबल अगा रेजा के रूप में ने जानबूझकर धनंजय सेठ के सामने एक ऐसे दुर्लभ नीलम का जिक्र किया जिसे आसमान का तारा कहा जाता था। उन्होंने बताया कि यह रत्न इतना कीमती है कि एक पूरी जागीर खरीदी जा सकती है और यह जल्द ही उनके पास आने वाला है। धनंजय सेठ का लालच जाग उठा। उसने अगा रेजा को अपनी हवेली पर दावत के लिए आमंत्रित किया। बीरबल का पहला कदम सफल रहा। हवेली में सेठ ने अगा रेजा की खूब आवभगत की। बातों बातों में बीरबल ने बड़ी चतुराई से राजनीति का जिक्र छेड़ा। सेठ जी, उन्होंने कहा, मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं, लेकिन मैंने सुना है कि शहंशाह अकबर के नए नियमों से आप जैसे बड़े व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है।
सेठ का चेहरा थोड़ा तल्ख हो गया। आप सच कहते हैं अगा साहब। शहंशाह कला और साहित्य की कदर करते हैं, लेकिन व्यापार की बारीकियों को नहीं समझते। बीरबल ने और कुरेदा, मैंने ईरान में सुना था कि हिंदुस्तान में कुछ शक्तिशाली लोग बदलाव चाहते हैं। एक ऐसा बदलाव जो व्यापारियों के लिए फायदेमंद हो। उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली। ठाकुर उदय सिंह जैसे लोग। धनंजय सेठ की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत विषय बदल दिया, लेकिन बीरबल ने उसके चेहरे पर एक पल के लिए आए डर और फिर लालच के भाव को पढ़ लिया था। वह समझ गए कि तीर सही निशाने पर लगा है। दावत के अंत में बीरबल ने सेठ के कान में फुसफुसाया, सेठ जी, आसमान का तारा सिर्फ एक रत्न नहीं है, यह एक संदेश भी है। जो इसे खरीदेगा वह भविष्य के नए हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण स्थान पाएगा। अगली अमावस्या को यमुना के भूतिया घाट पर आधी रात को जब जहरीला नाग अपनी केंचुली उतारेगा, तब इसकी असली कीमत तय होगी। बीरबल ने जानबूझकर वही सांकेतिक शब्द इस्तेमाल किए थे जो उन्हें कूटलिपि में मिले थे। धनंजय सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि अगा रेजा कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि उसी साजिश का हिस्सा है, शायद उदय सिंह का कोई खास आदमी। उसका लालच उसके डर पर हावी हो गया। उसने कांपते हुए स्वर में हामी भर दी। बीरबल अपनी हवेली लौटे। वह जानते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जोखिम लिया है, लेकिन अब जाल बिछ चुका था। अगली अमावस्या की रात को सब कुछ तय होना था। जैसे अध्याय 5 अमावस्या की रात और खुलता पर्दा। अमावस्या की रात घनी और अंधेरी थी। आसमान में न चांद था न तारे। यमुना का भूतिया घाट अपने नाम के अनुरूप ही डरावना लग रहा था। बीरबल अगा रेजा के भेष में वहां समय से पहले पहुंच गए, लेकिन वह अकेले नहीं थे। पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में मान सिंह के नेतृत्व में शहंशाह के सबसे वफादार सैनिक छिपे हुए थे। आधी रात के करीब एक नाव घाट पर लगी। उससे धनंजय सेठ और जुल्फिकार खान उतरे। उनके पीछे कुछ और हथियारबंद लोग भी थे। सेठ ने घबराहट में पूछा, अगा साहब आप अकेले हैं? ठाकुर साहब कहाँ हैं? बीरबल अपनी भारी नकली फारसी आवाज में हंसे। ठाकुर साहब हर जगह मौजूद हैं सेठ जी। पहले यह तो तय हो जाए कि आप हमारे कितने वफादार हैं। सुना है कि आपके महल में एक चूहा मुल्ला दो प्याजा पकड़ा गया है। सेठ ने घमंड से कहा, वह तो हमारा ही काम था। जांच को भटकाने के लिए उसे फंसाना जरूरी था। अब असली काम पर आते हैं। योजना क्या है? जहरीला नाग का क्या मतलब है? तभी पेड़ों के पीछे से एक और परछाई निकली। यह ठाकुर उदय सिंह था। उसका चेहरा घृणा और अहंकार से तमतमा रहा था। योजना सीधी है, उदय सिंह ने कहा। परसों नौरोज का त्योहार है। शहंशाह अपनी प्रजा से मिलने के लिए महल के बाहर निकलेंगे। जैसे ही वह मुख्य चौक पर पहुंचेंगे, जुल्फिकार की तीरंदाजों की टुकड़ी छतों से उन पर जहर बुझे तीरों की वर्षा कर देगी। उसी समय हमारे लोग भीड़ में भगड़ मचा देंगे। जब तक कोई कुछ समझ पाएगा, शहंशाह का काम तमाम हो चुका होगा। धनंजय सेठ की आंखों में चमक आ गई। और मेरा क्या फायदा होगा? मुझे नया कोषाध्यक्ष और गुजरात की सूबेदारी चाहिए। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, उदय सिंह हंसा। और जहरीला नाग वह दुर्लभ सर्प विष है जिसे जुल्फिकार ने अपने तीरों पर लगाया है। एक खरोंच भी मौत के लिए काफी है। बीरबल ने सब कुछ सुन लिया था। अब सबूत सामने थे। उन्होंने एक खास तरह की सीटी बजाई जो छिपे हुए सैनिकों के लिए संकेत था।
पलक झपकते ही चारों ओर से मुगल सैनिक निकल आए। शहंशाह के गद्दारों, तुम सब गिरफ्तार हो, मान सिंह ने गरज कर कहा। साजिशकर्ताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। जुल्फिकार और उसके लोगों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे। एक छोटी सी झड़प के बाद उदय सिंह, धनंजय सेठ और जुल्फिकार खान तीनों को पकड़ लिया गया। जब सैनिकों ने अगा रेजा को मान सिंह के साथ देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल ने अपनी नकली दाढ़ी उतारी और मुस्कुराए। धनंजय सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह हिंदुस्तान के सबसे चतुर व्यक्ति के जाल में इतनी आसानी से फंस गया। अध्याय 6 चतुराई का अंतिम दाव, न्याय और विवेक। अगले दिन दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। तीनों मुख्य साजिशकर्ता जंजीरों में जकड़े हुए शहंशाह के सामने खड़े थे। बीरबल ने पूरी साजिश का परत दर परत खुलासा किया। कैसे उन्हें पहला सुराग मिला, कैसे मुल्ला को फंसाया गया और कैसे उन्होंने भेष बदलकर गद्दारों को बेनकाब किया। सबूत अकाट्य थे। उदय सिंह अभी भी घमंड में खड़ा था, जुल्फिकार खामोश था और धनंजय सेठ शहंशाह के पैरों में गिरकर दया की भीख मांग रहा था। मुल्ला दो प्याजा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसने कृतज्ञता भरी नजरों से बीरबल को देखा। आज उसकी जान और इज्जत दोनों बीरबल की वजह से बची थी। अकबर ने अपना फैसला सुनाया। ठाकुर उदय सिंह और जुल्फिकार खान, तुमने शहंशाह हिंद के खिलाफ बगावत और हत्या की साजिश रची है। तुम्हारी सजा मौत है। धनंजय सेठ, तुमने नमक की कीमत को चंद सिक्कों के लिए बेच दिया। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। न्याय हो चुका था। दरबार शहंशाह अकबर की जय और राजा बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, अकबर और बीरबल महल की छत पर अकेले टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक तेज दिमाग हजारों तलवारों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तुम्हारी चतुराई ने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि सल्तनत को एक बड़े खतरे से भी बचा लिया। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मेरा इनाम आपकी सलामती और इस सल्तनत की स्थिरता ही है। लेकिन मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं। मांगो बीरबल, आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं उस हकीम के परिवार के लिए पेंशन और उसके बेटे के लिए शाही मदरसे में तालीम की व्यवस्था चाहता हूं, जिसकी इस साजिश में जान गई। और मैं चाहता हूं कि आप मुल्ला दो प्याजा को माफ कर दें। वह भले ही नादान है, पर दिल का बुरा नहीं है। अकबर बीरबल को देखते रह गए। उनकी चतुराई केवल साजिशों को सुलझाने में ही नहीं, बल्कि उनकी करुणा और क्षमा में भी थी। वह न केवल एक चतुर सलाहकार थे, बल्कि एक महान इंसान भी थे। ऐसा ही होगा, बीरबल, अकबर ने कहा। तुम्हारी चतुराई केवल तुम्हारी बुद्धि में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में भी बसती है। और इसीलिए तुम मेरे लिए सिर्फ एक नवरत्न नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त हो। सूरज यमुना के पानी में डूब रहा था और आगरा के किले पर शांति का परचम लहरा रहा था। यह शांति बीरबल की चतुराई की देन थी, एक ऐसी चतुराई जिसने न केवल एक खूनी साजिश को नाकाम किया, बल्कि न्याय, विवेक और मानवता का एक नया अध्याय भी लिखा। यह कहानी हमेशा के लिए इस बात का सबूत बन गई कि सच्चा ज्ञान और चतुराई केवल समस्याओं को हल नहीं करती। निश्चित रूप से यहाँ एक विस्तृत कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी असाधारण बुद्धि और समझ से बादशाह अकबर को चौंका दिया। यह कहानी शब्दों की सीमा को ध्यान में रखकर लिखी गई है और इसमें रहस्य, मानवीय मनोविज्ञान, शासन कला और बीरबल के अद्वितीय चरित्र का गहरा विश्लेषण है। जब बीरबल ने बादशाह को चौंकाया, न्याय की अदृश्य तुला
अध्याय 1 शहंशाह का अहंकार और एक असंभव चुनौती। आगरा में वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी। यमुना का पानी शांत था और बागों में फूलों की महक फैली हुई थी। लेकिन दीवानयाम में माहौल कुछ गर्म था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उस दिन एक विशेष मनोदशा में थे। उन्होंने हाल ही में एक बड़ी सैन्य विजय प्राप्त की थी और उनकी सत्ता का सूरज पूरे हिंदुस्तान पर चमक रहा था। सफलता कभी कभी विनम्रता के साथ आती है, लेकिन कभी कभी यह अहंकार को भी जन्म देती है। उस दिन अकबर अपने असीम अधिकार और अपनी प्रजा पर अपने पूर्ण नियंत्रण के विचार में डूबे हुए थे। उनके चारों ओर उनके नवरत्न और अन्य दरबारी बैठे थे। हर कोई शहंशाह की प्रशंसा में लगा हुआ था। कोई उनकी सैन्य रणनीति की तारीफ कर रहा था तो कोई उनके न्याय की। चापलूसी की इस वर्षा में अकबर को एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने दरबार की ओर देखा। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी, जो हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान के साथ एक कोने में खड़े थे। मेरे वफादार दरबारियों, अकबर ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, आज मैं अपनी सल्तनत की शक्ति और अपने न्याय के पैमाने को परखना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि एक शहंशाह के रूप में मैं अपनी प्रजा के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता हूं। उनकी खुशी, उनका गम, उनकी वफादारी, सब कुछ मेरे फैसलों पर निर्भर करता है। मैं ही उनका अंतिम न्यायाधीश हूं। यह कहकर उन्होंने बीरबल की ओर रुख किया। बीरबल, तुम हमेशा बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो। तुम कहते हो कि सत्य और न्याय के अपने रास्ते होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सत्य वही है जिसे शहंशाह घोषित करे और न्याय वही है जो शहंशाह की तलवार से निकले। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। आपकी शक्ति निर्विवाद है, लेकिन जहां तक सत्य और न्याय का सवाल है, वे अक्सर शहंशाह की पहुंच से भी परे अपनी अदृश्य तराजू पर तौले जाते हैं। वे हवा की तरह हैं, जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है पर मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। अकबर को बीरबल का यह दार्शनिक उत्तर पसंद नहीं आया। उन्हें यह उनके अधिकार को एक चुनौती की तरह लगा। उनका अहंकार जाग उठा। ठीक है बीरबल, शहंशाह ने एक चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि मेरे अधिकार के सामने कहां ठहरती है। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। इस 1 सप्ताह में तुम्हें मेरे सामने एक ऐसा अपराधी पेश करना है जो इस दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की नजर में निर्दोष हो, और एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को पेश करना है जिसे हर कोई अपराधी माने। और तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी धारणा ही सही है, पूरे दरबार की नहीं। यह एक असंभव सी चुनौती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह न्याय के सिद्धांतों पर एक सीधा प्रहार था। आप किसी निर्दोष को अपराधी और अपराधी को निर्दोष कैसे साबित कर सकते हैं, वह भी शहंशाह और पूरे दरबार के सामने। यह बीरबल की बुद्धि को फंसाने के लिए एक अचूक जाल था। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। उन्होंने ताना कसा, लगता है जहां पनाह, इस बार बीरबल को न्याय की परिभाषा समझाने के लिए खुद जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने चुनौती स्वीकार की। आलमपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे 1 सप्ताह का समय और कुछ संसाधन चाहिए होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले जुमेरात को मैं आपके सामने ऐसे 2 लोगों को पेश करूंगा जो आपकी इस पहेली को हल कर देंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, उस दिन आप केवल एक दर्शक होंगे। आप अपना फैसला तब तक नहीं सुनाएंगे जब तक मैं अपनी बात पूरी न कर लूं।
अकबर अपने अधिकार के नशे में हंस पड़े। मंजूर है बीरबल, हम भी देखेंगे कि तुम्हारी बुद्धि हमारी आंखों में धूल झोंक सकती है या नहीं। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल था, बीरबल इस असंभव काम को कैसे अंजाम देंगे। यह सिर्फ एक पहेली नहीं थी, यह बीरबल के जीवन और प्रतिष्ठा का सवाल था। अध्याय 2, खोज की शुरुआत और एक बूढ़ा कुम्हार। बीरबल जानते थे कि इस पहेली का हल महलों या किताबों